नमस्कारम। आज हम सीटेट 2022 के लिए लैंग्वेज फर्स्ट यानी हिंदी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंगा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य, कंठोस्त, कंठोष्ठ, नासिक्य या कंठ तालव्य। अंग, तो अंगा का उच्चारण स्थान नासिक्य होता है। अंग, अंग, तो ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में अंगा का उच्चारण स्थान नासिक्य होगा। अन्य वर्णों का उच्चारण स्थान निम्न होता है, जैसे कंठ के लिए अ, आ, क विसर्ग और ह। तालु के लिए ई, च, य तालव्य श। मूर्धा के लिए री, ट वर्ग, र दांत स। दंत के लिए त वर्ग, ल स। ओष्ठ के लिए उ, बड़ा उ, प वर्ग। नासिक्य के लिए अंग, अंग, अ, अड़, न, म। कंठ तालु के लिए ए, ऐ। कंठो अष्टव के लिए ओ, औ और दांतोष्ट के लिए व। इया का तालु प्लस नासिका होता है, अंग का कंठ और नासिका दोनों सम्मिलित होते हैं। तो हमारा सही उत्तर था सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? विशेषण वो जो विशेषता बताता हो संज्ञा की। परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो 4 गज मलमल, 4 गज मलमल परिमाण बोधक है। ये परिमाण का बोध कराता है, न कि संख्या का। संख्या होती तो 2, 3, 4, 5 ऐसे गज ना होता, उसमें 2 मलमल 4 मलमल होते तो संख्यावाचक होता, और यहाँ पे गज है तो परिमाण बोधक होगा। 4 गज मलमल यह परिमाण बोधक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसमें 4 गज निश्चित परिमाण वाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, ये 3 तरह के होते हैं। तो परिमाण बोधक विशेषण जिन विशेषणों से विशेष्य की मात्रा या परिमाण यानी नाप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 गज मलमल, 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो आटा। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में 1, 2, 3, 4 और अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा, बहुत, काफी, कुछ, यह अनिश्चित है। अगला सवाल, समास का विलोम क्या है? विकल्प हैं समस्या, सामसिक, व्यास या डी विकल्प है साहसिक। समास का विलोम है व्यास। समास का विलोम व्यास होता है। तो विलोम को हम ऐसे दर्शाते हैं कि समास का विलोम है व्यास। समस्या का विलोम समाधान होता है, समाधान होता है। साहसिक का विलोम डरपोक होगा। अगला, शून्य का तत्सम रूप क्या होगा? शून्य का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम रूप शून्य का शून्य होगा, शून्य। तत्सम का शून्य होगा, शून्य। तत्सम शब्द वो होते हैं जो ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों
सेम टू सेम लिखे जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। अगला सवाल, आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना, बहुत प्रिय होना। तो आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना। अगला एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद से 36 से 60 तक के उसमें प्रश्न है। गद्यांश इस प्रकार है कि आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई, 45 धर्म प्रचार में लगाए रहे। 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरथ भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं, यानी घूमने वाला, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय वे जो पीछे लगते हैं। घुमक्कड़ शब्द का में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, अक्कड़ प्रत्यय। अगला सवाल, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। पावापुरी में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। अगला सवाल, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? पहला विकल्प है गुण, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है विसर्ग और चौथा है व्यंजन। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। छ के पहले यदि कोई स्वर हो तो छ के स्थान पर अछ हो जाता है। छ के पहले स्वर हो तो वो छ हो जाता है। व्यंजन संधि उसे कहते हैं किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो क का ग, च का ज, ट का ड और प का ब हो जाता है। जैसे दिग्गज, जैसे दिग्गज। दिग्गज का संधि विच्छेद होगा दिक् धन गज। इसमें क का ग हो गया है। अंजत में अच धन अंत होता है, अब्ज में अप धन ज होता है। अगला सवाल, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? बुद्धत्व प्राप्ति के समय उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर बी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का अर्थ है
मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या वैदिक धर्म? तो श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। ऑप्शन नंबर डी। अकाल का पर्यायवाची क्या है? अकाल का पर्यायवाची है अंधियारा, अक्षत, दुर्भिक्ष या अपरिहार्य। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष है। इसके अकाल के ही और पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे भूखमरी, सूखा, दुष्काल, कुकाल, अभाव। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं लगा है जो दो शब्दों को जोड़ता, दो वाक्यों को जोड़ता है आपस में, तो ये दोनों विकल्प नहीं होंगे। अब मिश्र वाक्य पूछा है, तो मिश्र वाक्य में की शब्द आता है, जैसे रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो की एक योजक है जो अध्यापक देखते हैं और छात्र पढ़ते हैं के बीच की दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तीसरा, अगला क्वेश्चन, जिसके पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द: अपरिमेय, अप्रत्याशित, प्रत्याशा या अनाहुत। तो जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं, विकल्प बी। अपरिमेय किसको बोलते हैं? जिसकी माप संभव ना हो, माप संभव ना हो। अप्रत्याशित किसको बोलते हैं? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। अनाहुत किसको बोलते हैं? जो बिना बुलाए चला आया हो। और प्रत्याशा किसको बोलते हैं? जिसकी आशा की गई हो। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें भाववाच्य है, विकल्प ए। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा क्रिया का स्वरूप कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, भाव के अनुसार। तो मुझसे उठा नहीं गया भाववाच्य है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट का संधि विच्छेद है निह धन कपट, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। पाकिस्तान में, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और मॉरिशस में लिखने एवं बोलने में एक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा का प्रयोग। तो वो देश है मॉरिशस, क्योंकि भारत तो है नहीं इसमें, तो मॉरिशस ऐसा देश है जहाँ पर कि हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में किया जाता है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, नेपाल आदि देश भारत के बाहर ऐसे देश हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास
150 वर्ष पुराना है। साहित्य, पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम इत्यादि में हिंदी को अपनाकर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया है। वहाँ पे ये 150 वर्ष पुराना है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर सूरदास ने लिखी थी। पूछ रहा है किस भाषा की रचना है, तो सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी हुई है? ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जिन्होंने झांसी की रानी लिखा था। ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में परिमाण बोधक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी। जिन शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव, स्थान आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे नया, पुराना, स्थानीय, क्षेत्रीय, मोटा, बुरा आदि। तो गुण, दशा, स्वभाव, स्थान ये गुणवाचक की अंतर्गत आते हैं। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार, ये है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद यानी पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। तो चौ संख्यावाची है। और अगला सवाल मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है श्रुतलेख, सुलेख, शुद्धवर्तनी या आशु भाषण। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आशु भाषण, यानी ऑप्शन नंबर डी। आशु भाषण भाषण का वह तरीका होता है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है। भाषणकर्ता को भाषण के पूर्व विषय बताया जाता है। जो तुरंत भाषण दे सके उसे आशु भाषण कहते हैं। तुरंत भाषण देने वाला उसे आशु भाषण कहते हैं। बस उसको विषय बता दीजिए, वो भाषण शुरू कर देगा। हिंदी भाषा की बोलियां हैं कितनी? तो हिंदी भाषा की कुल 18 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी को 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है। पूर्वी हिंदी, जिसमें बघेली, छत्तीसगढ़ी एवं अवधी आती है, पूर्वी हिंदी हो गई। पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू आता है इधर। और बिहारी हिंदी, मैथिली, मगही एवं भोजपुरी है, जो यहाँ की भाषा है। और राजस्थानी हिंदी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी यहाँ की एवं जयपुरी यहाँ इस दिशा की भाषा है। और पहाड़ी हिंदी, कुमाऊँ एवं गढ़वाल हिंदी ये उत्तराखंड में बोली जाती है। इनकी बोलियों को मिलाकर कुल 17 बोलियां होती हैं। और दक्षिणी हिंदी, हिंदी का पूर्व रूप मिलाकर 18 बोलियां होती हैं। इधर भी हैदराबाद के साइड में दक्षिणी हिंदी बोली जाती है, तो कुल मिला के 18 बोलियां होती हैं। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, प्रत्यय यानी पीछे वाला। तो मूल शब्द है समाज और प्रत्यय है इक, तो विकल्प डी। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है हरे प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, लीलाधर जगूड़ी या अखिलेश। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश, यानी विकल्प डी।
तद्भव पत्रिका के संपादक समकालीन हिंदी कथा साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर अखिलेश हैं। यह त्रैमासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन लखनऊ उत्तर प्रदेश से होता है। गोरखपुर से प्रकाशित दस्तावेज पत्रिका के संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी थे। अगला सवाल है, 12 बरस लौ कुकुर जीवे और 13 लौ जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? यह 12 वर्ष लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार जगनिक की पंक्ति है। जगनिक जिन्होंने परमाल रासो रचा था। परमाल रासो रचा था। यह ग्रंथ आल्हा छंद में रचित तथा वीरों में उत्साह जगाने वाला है। विद्यापति की कृतियां कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, जगनिक ने 12 वर्ष लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार परमाल रासों में रचा था। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनग्रहित, अनुग्रहित, 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 इसमें बड़ी ही मात्रा है हमें, और ये अनुग्रहित नहीं होता है, अनग्रहित नहीं होता है। दो विकल्प बच गए। अनुग्रहित, अनुग्रहित जिसमें एक में ह में बड़ी की मात्रा और एक में ह में छोटी की मात्रा है। तो सही वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर सॉरी अनुग्रहित शब्द की वर्तनी शुद्ध है कौन सी? बड़ी मात्रा वाली, बड़ी ह की मात्रा वाली अनुग्रहित। अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताना है। पैतृक, 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 पैतृक नहीं होता है। पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता है। पैतृक यानी पिता से मिला हुआ। पैतृक ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, पैतृक शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। अगला है, तालव्य स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु से बोलते हैं इसको, पूरा स को तालव्य बोलते हैं। तालव्य स, तो ये तालु से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। उपसर्ग आगे लगता है तो अत्यंत में एक होता है अति, अति और धन अंत, ये संधि विच्छेद है इसका। अंत क्या है? प्रत्यय है। अति क्या है? उपसर्ग है। तो विकल्प डी। लास्ट हिंदी का ये सवाल बचता है कि उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका, उपत्यका का अर्थ क्या है? पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। ऑप्शन नंबर डी, सूर्य जिस पर्वत के पीछे छिपा होता है, पीछे से निकलता है, उसको बोलते हैं उदयाचल। उदयाचल, आंचल, अंचल के पीछे से उदय होना, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उदय, उदयाचल कहते हैं। और पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। उपत्यका, ये पूरा होता है हिंदी का। बहुत बहुत धन्यवाद।